हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। कंप्लीट रिवीजन है, कल एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो ये हिंदी में होने वाला है वीडियो। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं क्योंकि साथ साथ इंग्लिश में भी बताया गया है मैंने, तो आप देख सकते हैं। बाकी एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं, सभी बताया है कि उसमें कब लॉगिन करना है कब लॉगिन नहीं करना। आप पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। तो कंप्लीट रिवीजन होने वाला है जल्दी जल्दी, तो आप देखिए। आगे चलते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जब हम बीएड की बुक खोलते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर की, तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले क्वेश्चन वृद्धि और विकास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इनमें से आने वाले क्वेश्चंस मैं बता दूं कि कौन कौन से आ सकते हैं। वृद्धि, और प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाने वाला है, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे से धैर्य से देखना, ये नहीं कि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, आपको एक वीडियो में ही सब चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। सबसे पहले जो पॉइंट है, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, ठीक है। आपको पूछ सकता है मात्रात्मक क्या है, वृद्धि या विकास, ठीक है। या गुणात्मक, या दोनों दे देगा आपको, मात्रात्मक या गुणात्मक, या ए और बी। तो वृद्धि क्या है, मात्रात्मक, और विकास क्या है, विकास क्या है, गुणात्मक, क्वांटिटी, क्वालिटी, ठीक है। तो ये चीज है, वृद्धि है मात्रात्मक जो नापी जा सकती है, और विकास क्या है, गुणात्मक, गुणों को परखा जा सकता है, ठीक है। और वृद्धि क्या है, वृद्धि कैसे होती है, वृद्धि का पता लगाया जा सकता है, मापा जा सकता है, उसका आकार, भार, संख्या को देखकर, और अन्य तरीकों से मापा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये विकास है, इसको कैसे मापा जा सकता है, शारीरिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास, और भिन्न भिन्न विकास के रूपों में जाना जा सकता है, ठीक है। क्या, किस किस तौर पर, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ऐसे जितने भी प्रकार हैं उनको मापा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक, और शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास। मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लें। बस ये दो पॉइंट हैं जो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आ जाता है विकास। विकास क्या है, विकास और इसमें अंतर कंटिन्यू रखते हैं हम। विकास क्या है, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यू, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जो है वो कुछ टाइम के बाद, जब हम 21 साल के या 18 साल के होते हैं, हमारा भार और आकार कम हो, मतलब कि कम तो नहीं होता बट रुक जाता है। लेकिन विकास जो है मृत्यु तक चलता है, ठीक है, निरंतरता रहती है। तो ये चीज हो गई। इनका आपस में संबंध क्या है, संबंध क्या है, वृद्धि और विकास का आपस में संबंध क्या है। जो वृद्धि है वो विकास के साथ साथ चलती है, लेकिन जो विकास है वो बिना वृद्धि के भी, आपने देखा होगा कई लोग छोटे रह जाते हैं बाहर में, और
आकार में, लेकिन उनका फिर भी विकास चलता रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये संबंध हो गया। फिर विस्तृत और संकीर्ण, इनमें से विस्तृत कौन सा है और संकीर्ण कौन सा है? संकीर्ण जो है, जो एक टाइम तक रुक जाता है, वो है वृद्धि। ठीक है, मतलब संकुचित है। संकीर्ण कौन है? वृद्धि। जबकि विस्तार रूप कौन सा है, विस्तृत कौन है? विकास। ठीक है, क्योंकि ये मृत्यु तक चलता है। संकीर्ण मतलब कुछ टाइम बाद रुक जाता है, वृद्धि होनी बंद हो जाती है। अब हम 80 साल 90 साल के हैं अगर, तो हमारा ये तो ना वृद्धि होगी, भार और आकार बढ़ेगा नहीं, एक टाइम के बाद रुक जाएगा वृद्धि। लेकिन विकास जो है मृत्यु तक चलता है। ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। बस इतनी सी बातें हैं, 4-5 पॉइंट हैं, ये आपको समझने हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं हम प्याजे की ओर। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए भी, और वैसे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी। प्याजे, प्याजे क्या है? प्याजे एक विद्वान है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास किया है। आपसे पूछ लेगा कौन सा विकास किया है इन्होंने? संज्ञानात्मक। इनके सिद्धांत का नाम याद रख लें। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रख लें। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में, और ये कहाँ के थे? सबसे पहले ये कहाँ के थे? जनेवा के थे। कहाँ के थे? जनेवा के थे। और जनेवा के थे, लेकिन कौन से विश्वविद्यालय? जनेवा मतलब स्विट्जरलैंड। सबसे पहले जनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। और वहाँ के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने 3 बच्चों का अध्ययन किया। इनके 3 बच्चे थे। आपसे पूछ लेगा 3 बच्चों का, 3 बच्चों पर ऑब्जर्व किया इन्होंने पहले, अपने 3 बच्चों पर, और फिर उनको देखा उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसी आधार पे इन्होंने अपने जो भी स्टेजेस हैं, अवस्थाएं बनाई हैं, वो उन्हीं के आधार पे, उनको ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके उनका बनाई है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बनाई है अवलोकन करके? उन्हें मानसिक विकास के सिद्धांत के निर्माण का एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। अपने बच्चों के विस्तृत अध्ययन और अन्य प्रयोगशाला अध्ययन से पियाजे ने बदलते हुए स्वरूपों यानी चेंजेस स्ट्रक्चर की प्रकृति के बारे में निष्कर्ष निकाले। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं इसको एक और सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अवस्था सिद्धांत। क्या कहा जाता है? अवस्था सिद्धांत भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अवस्थाएं बताई हैं, तो अवस्थाएं सिद्धांत भी कहा जाता है। और संज्ञानात्मक सिद्धांत पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि अवस्था सिद्धांत, तो किसने दिया है? प्याजे ने। ठीक है, और इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं अपने इसमें? 3 अवस्थाएं। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। प्याजे के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक और मानसिक विकास की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं। अब इन अवस्थाओं के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पढ़ें। ठीक है, 4 अवस्था कौन कौन सी हैं और क्या क्या उसमें कहा गया है, आइए पढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम और यूट्यूबर्स की तरह। ठीक है, तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली है संवेदी। पहली कौन सी है? संवेदी पेशीय। संवेदी पेशीय, और इसको गतिवाही अवस्था भी बोलते हैं।
कौन सी अवस्था? गतिवाही अवस्था। ठीक है, गतिवाही अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, फिर इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, ये जो स्टेज होती है 0 to 2 होती है, संवेदीय। जब हम देखते हैं उनमें देख कर सीखते हैं। ठीक है, इसमें बौद्धिक विकास का आधार माना जाता है। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु होती है, जिसमें बच्चा इंद्रियों के जरिए वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंध का अनुभव करता है। उसको स्मेल, अपने भावों के आधार पर वो, और संवेदी, संवेदी से ही पता चल जाता है अपने देखने से। जो हमारे 5 ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा देख कर, सुनकर, स्मेल कर कर, टेस्ट कर कर ये सब ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जिसमें बच्चा इंद्रियों के जरिए वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों और गंधों का अनुभव करता है। जो हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा अनुभव करता है। बाहरी वातावरण और उसकी इंद्रिय मध्य पारस्परिक आदान प्रदान होते हैं। ठीक है, बाहरी वातावरण से जो है वो परिचित होता है इस अवस्था में। फिर क्या होता है? जीवन के इन 2 प्रथम वर्षों के पर्याप्त परिवर्तन एक शिशु इन्फेंट संबंधित प्रतिवर्त जैसा संस्थान एक जटिल संसार की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया करने में असमर्थ होता है। जन्म के कुछ सप्ताहों के बाद, मतलब कुछ हफ्तों के बाद में वह कुछ साधारण आदतें निर्मित करता है। जैसे अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है, वह बाहर निकलता है और वातावरण की घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाता है। जब वह दूध की बोतल देखता है तो समझ जाता है कि उसका भोजन आ रहा है। 2 महीनों तक वह पिछली दृश्यों यानी विजुअल्स, पिछले दृश्य और श्रव्य घटनाओं की स्मृति का विकास करता है। इन 2 वर्षों में वो क्या करता है? पिछली जो घटनाएं उसके साथ हुई हैं उनका ही वो स्मरण करता है। प्याजे के अनुसार इस प्रकार की स्मृति को प्राप्त करना भविष्य के बौद्धिक विकास की आधारशिला होती है। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, फिर 6 से 8 महीने बाद पूछ लेगा, 6 से 8 महीने की आयु तक बच्चा क्या करता है? बच्चे नए और अधिक रुचिकर उद्दीपन ढूंढता है। वह बैठना और रेंगना सीखता है। वह कमरे के अनुसार किनारे तक पहुंचने के लिए रेंगता है। लगभग 9वें महीने से बच्चा वस्तुओं के स्थायीपन के विचार का विकास करता है। अर्थात ऐसी योग्यता जो बच्चों को अनुभव कराए कि कोई वस्तु दृष्टि से बाहर होने पर भी विद्यमान होती है। ठीक है, फिर आता है 12 से 24वें महीने। 12 से 24वें महीने वो क्या करता है? इस अवस्था के दूसरे मध्य भाग में बच्चा चलना, बोलना, ठीक है, 2 साल तक वो आराम से सीख जाता है। तो वो पूछ लेगा कि किसके अंतर्गत आती है ये। कोई भी एक दे देगा कि चलना और बोलना कब सीखता है, तो कौन से उसके अंदर, कौन सी अवस्था के अंदर आता है? तो कौन सी अवस्था के अंदर आता है? 0 to 2 के अंदर। 2 साल का होता है तो लगभग वो चलना सीख जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सिचुएशन दे देगा। प्याजे की पहली अवस्था के अंत तक बच्चे उसकी रुचियों और विश्व की रुचियों में अंतर महसूस करना
शुरू कर देते हैं कि उसकी रुचि क्या है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे की भाषा विचार प्रक्रिया का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, ये चीज आ जाती है। फिर आगे चलते हैं, पूर्व प्रक्रिया। कौन सी? पूर्व प्रक्रिया में क्या होता है, इसको प्री ऑपरेशनल भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है आपको, पूर्व प्रक्रिया अवस्था। पूर्व प्रक्रिया अवस्था क्या होती है? संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था, जो 2 से लेकर 6 वर्षों तक मानी जाती है। याद रखें, 2 से लेकर 6 वर्षों तक मानी जाती है। आपको ये भी पूछ सकता है 2 से लेकर 6 वर्षों तक कौन सी अवस्था आती है? पूर्व प्रक्रिया अवस्था आती है। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित न रहकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। बच्चे की पहचान क्षमता में परिवर्तन आने लग जाता है। शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है, वो सीख जाता है पापा मम्मा और कई सारे वर्ड्स वो सीख जाता है इस अवस्था में। ठीक है, वो अपनी बात को कहना सीख जाता है और तार्किक चिंतन का ज्ञान नहीं होता उसको, लेकिन स्वयं भी शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, अपने आप अपनी बात को कह सकता है। जैसे एक बालक विद्यालय में होने वाले उत्सव, जैसे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, यह तो जानता है, किंतु किस लिए मनाया जाता है यह बात ज्ञान उसको नहीं है। इस उम्र के बालक खिलौनों को वास्तविक मानते हैं, तरह तरह की बिना सिर पैर की बातें बनाते हैं, अकेले बैठे घंटों तक अपने से बात करते रहते हैं। प्याजे ने कलेक्टिव मोनोलॉग कहा है, इसको कलेक्टिव मोनोलॉग का है, अपने आप से ही बातें करते रहेंगे और अपनी जो शब्द शक्ति है, शब्द भंडार है, उनमें उसके वृद्धि आती है। ठीक है, इस अवस्था में ख्याली दुनिया में खोए रहते हैं। कहते हैं ना बड़ी बड़ी, मैं तो ये वाली गाड़ी चलाऊंगा या फिर कुछ, वो सब ख्याली दुनिया होती है। तो इस वर्ष के जो बालक होते हैं वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। यथार्थ का उनके लिए विशेष महत्व नहीं होता, वो इस बारे में सोचते नहीं है। इसी कारण नाटे, अगर उनको बड़े ग्लास में दूध दे दोगे तो उनको बड़ा लगेगा, है ना, लेकिन वही छोटा ग्लास होगा लेकिन चौड़ा होगा तो उनको लगेगा छोटा ही ग्लास तो है दूध का, मैं पी लेता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, अगर आप छोटे ग्लास में देंगे तो आप बोलेंगे छोटा सा ग्लास है, जल्दी जल्दी फटाफट पी ले, तो वो ये अंतर करने में समझ नहीं पाते हैं। तो ये चीज होती है। ईगो सेंट्रिक होते हैं, आपसे पूछ लेगा कि ईगो सेंट्रिक कौन सी अवस्था में होते हैं, तो ईगो सेंट्रिक जो होते हैं इसी अवस्था में होते हैं। ठीक है, वो और एक तो ईगो सेंट्रिक होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं यानी अहम केंद्रित होते हैं, उनको अपने पर ध्यान लाना बहुत अच्छा लगता है इस उम्र में। ठीक है, और सोशलाइज्ड होते हैं, अगर घर में कोई आता है तो वो सोशलाइज्ड रहते हैं कि उनको नमस्ते करनी है या हेलो करना है। ठीक है, पूर्व स्थूल विद्यार्थी यानी प्री स्कॉलर के रूप में वे वस्तुओं को नए ढंग से खोलते हैं तथा वास्तविक और प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलाइज्ड कब होते हैं, मतलब बाहर के संपर्क में कब आते हैं, और ईगोसेंट्रिक कब होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक कब होते हैं, इसकी दूसरी अवस्था में, पूर्व प्रक्रिया या फिर आप कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल, आपको हिंदी में भी लिखा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्री ऑपरेशनल अवस्था में। फिर उसके बाद है स्थूल, इसकी तीसरी अवस्था स्थूल प्रक्रिया।
और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल, ये भी आपको इंग्लिश में लिखा हुआ आ सकता है, हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो ये 7 से 12 वर्ष की, कई कई बुक्स में जो है ये 11 वर्ष तक दिया हुआ है, लेकिन नहीं, 7 से 12 वर्ष तक है। संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था 7 से 12 साल तक होती है। इस अवस्था में अधिक व्यवहारशील और यथार्थवादी होते हैं। क्या होते हैं? यथार्थशील और व्यवहारवादी होते हैं। मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। यथार्थवादी और व्यवहारशील होते हैं। इनको पता चल जाता है कि बाहर लोगों के सामने कैसे बात करनी है, बहुत चतुर होते हैं इसमें, इस स्टेज में वो। ठीक है, इस अवस्था के बच्चे अधिक व्यवहारशील, यथार्थवादी होते हैं। वे सत्य को समझ सकते हैं। वे अब दो घटनाओं के बीच या दो वस्तुओं के बीच में समानता, जैसे वो गिलास वाली बात बताई थी पूर्व ऑपरेशनल में मैंने, तो यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि ये छोटा तो है लेकिन मोटा ग्लास है, तो इसमें ज़्यादा दूध ही आएगा। दो भिन्न आकार या रंगों की वस्तुओं में रंग और आकार के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। ठीक है, और इसके जो हैं कुछ प्रकार भी हैं। इस प्रक्रिया के कुछ प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। इनमें क्या होता है? फर्स्ट है कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन मतलब, फर्स्ट है कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन पहले मैं लिख लूँगी, प्याजे की जो अवस्था है कौन कौन सी? स्थूल प्रक्रिया यानी कंक्रीट ऑपरेशनल, तो उसमें 4 प्रकार दिए हुए हैं। कौन सी अवस्था में? स्थूल प्रक्रिया में। ठीक है, स्थूल प्रक्रिया में 5 प्रकार दिए गए हैं। पहला है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या होता है? कोई भी जो पदार्थ है वो परिवर्तित हो जाने के बाद मात्रा, संख्या, भार और आयतन की दृष्टि के समान अथवा अपरिवर्तित हो, वो कंजर्वेशन कहा जाता है। मतलब कन्वर्जेशन यानी बदलना, कंजर्वेशन मतलब बदलना, अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो जैसे दूध से हमने अगर पनीर बना लिया तो पनीर से बार में दूध नहीं बनेगा। ठीक है, किंतु लंबा और दूसरा चौड़ा था, पहले पतले जार में था, और ये चीज़ें उसको समझ आ जाती हैं। ठीक है, फिर सेकंड है संख्या का बोध हो जाता है, उनको नंबरेशन आ जाता है, आप उनको कोई भी दुकान पर भेज सकते हैं कोई भी चीज़ लाने के लिए। फिर तीसरा है क्रमानुसार। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ इसीलिए क्योंकि पहले मैंने वीडियो बनाई और फिर वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। क्रमानुसार, क्रमानुसार मतलब उनको सीरीज में लगाना आ जाता है, एक मतलब अरेंज करना आ जाता है वस्तुओं को, बड़ी छोटी मोटी पतली, उनको अरेंज करना आ जाता है। फोर्थ क्या होगी स्टेज? फोर्थ होगी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। लक्ष्मी पब्लिकेशंस की बुक बहुत बेटर है, अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ उसको ही पढ़े। वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन 7 से 12 वर्ष की आयु में होता है। वर्गीकरण क्या होता है? 7 से 12 वर्ष की आयु के बालक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में अनेक दृष्टि से वर्गीकृत करते हैं कि अच्छी है, बुरी है, आकार में कैसी है, कैसी नहीं है, उनको अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, और फिफ्थ है पारस्परिक संबंध यानी रिलेशनशिप। पारस्परिक संबंध, तो आपको ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन से प्रकार नहीं हैं स्थूल प्रक्रिया के। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 5 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। पहला की है कन्वर्जेशन, संख्याबोध, क्रमानुसार व्यवस्था, वर्गीकरण,
पारस्परिक संबंध, ठीक है, संबंध, ये हो गया। फिर हमारी लास्ट स्टेज बची थी औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था क्या होती है? औपचारिक मतलब फॉर्मल, जो मतलब कि बाहर समाज में हमें सब कुछ मतलब कि बोलना चालना, किसी को नमस्ते करनी है, और हम अपनी सिचुएशंस को क्या करते हैं, इमेजिन करके देख लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा, हम सोच लेते हैं कि अगर वो ऐसा बोलेगा तो ऐसा करेंगे। सभी सिचुएशन को और सत्य सिद्ध करने की कोशिश करता है, उनको समझ आ जाती है क्या अच्छा है, तार्किक चिंतन करता है। आपसे पूछ लेगा तार्किक चिंतन किस स्टेज में करता है, तार्किक चिंतन किस स्टेज में करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी स्टेज में करता है? फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था में, यानी औपचारिक अवस्था में। तार्किक चिंतन कब करता है? तार्किक चिंतन करने की क्षमता कब आती है? औपचारिक प्रक्रिया में। और ये स्टेज कब होती है? 12 के बाद, ठीक है, 12 के बाद। तो ये 4 अवस्थाएं हो गई प्याजे की। कौन कौन सी थी? संवेदी, जिसमें वो इंद्रियों से संपर्क में आता है, ठीक है, हमारे जो 5 ऑर्गन्स हैं उनके संपर्क में आता है। और फिर पूर्व प्रक्रिया अवस्था, प्री ऑपरेशनल अवस्था 2 से 7, स्थूल प्रक्रिया 7 to 11 और 12, और 12 के बाद की औपचारिक अवस्था, ठीक है, ये ध्यान से पढ़ लें। और फिर उसके बाद आता है कोलबर्ग का सिद्धांत। कोलबर्ग का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने? कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का। कौन सा सिद्धांत? नैतिक विकास का। तो ध्यान से, संज्ञानात्मक किसने दिया है? प्याजे ने। कोलबर्ग ने कौन सा दिया है? नैतिक विकास। इसकी 6 अवस्थाओं को बताया। कितनी अवस्थाओं को बताया? जो प्याजे है उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा है संज्ञानात्मक विकास को, लेकिन कोलबर्ग ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 6 अवस्थाओं में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लें आप। कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 6 अवस्थाओं में। अब देखिए इन्होंने किस प्रकार से, उन्होंने तो सिर्फ एक बारी 4 अवस्थाओं में बांट दिया था, काम खत्म किया, लेकिन आयु के आधार पर, है ना। लेकिन इनमें क्या किया है इसने? पहले उसको 3 भागों में बांटा है। देखिए, नैतिक विकास को पहले 3 भागों में बांटा है। कैसे? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है, ठीक है, आपको हिंदी में भी यही लिखा आएगा, इंग्लिश में भी यही, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। फिर आगे इन्होंने इसके 2-2 पॉइंट दिए, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं अब ये देखेंगे हम। आज्ञा और दंड, आज्ञा और दंड, ऐसे टेबल बना लें, आज्ञा और दंड, ताकि आपको आसानी हो जाए समझ में। आज्ञा और दंड प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या करता है? इसमें इन्होंने आयु नहीं दी है, लेकिन उन्होंने बताया है प्री कन्वेंशनल स्टेज वो होती है जिसमें आज्ञा का पालन वो कब करता है? दंड से बचने के लिए, ठीक है, इतना है। क्या करता है? आज्ञा का पालन कब करता है? दंड से बचने के लिए, ठीक है। और ईगोसेंट्रिक होता है। क्या होता है? ईगोसेंट्रिक, अहंकार आ जाता है कि अब ये तो मैं करके रहूंगा, ठीक है, ये चीज आ जाती है। आप ध्यान से ये ऐसे टेबल बना लें, आपको इजी हो जाएगा समझना। स्टेज ऑफ ईगो आ जाती है, ईगो आ जाता है बहुत, वो तर्क करने लगता है, ऐसे क्यों नहीं, वो लड़ने लगता है, ठीक है। और फिर उसके बाद है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है? प्रशंसा की अवस्था होती है। प्रशंसा को बटोरने के लिए, जैसे कोई घर में आ जाता है, वो आराम से सब चीज़ें ओबे करते हैं ताकि वो लोग उनकी प्रशंसा करें। तो ये प्रशंसा को बटोरने के लिए वो काम करता है,
तारीफ को बटोरने के लिए, ठीक है। और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था के लिए वो काम करता है। सामाजिक अवस्था के लिए आप लिख लीजिएगा, यहाँ पूरा नहीं आएगा। सामाजिक अवस्था के लिए सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था आ जाती है। मतलब कोलबर्ग के अनुसार समाज के अधिकांश सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था के प्रवेश करने के पहले बच्चा समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता था कि समाज में उसके स्वीकृति और प्रशंसा मिलती है। अब वह समाज को स्वयं के लक्ष्य मानने लगता है, ठीक है। उसकी प्रथाओं, परंपराओं और नियमों के आस्था विकसित करके संपूर्ण समाज व्यवस्था के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। बच्चा यह चाहने लगता है कि कोई अच्छा कार्य इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसका कर्तव्य है, ठीक है। ये होती है कन्वेंशनल स्टेज। और पोस्ट कन्वेंशनल क्या होती है, आइए देखते हैं। वहाँ जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आपको ऐसे ही लिखा आएगा, इंग्लिश में लिख देंगे बस, हिंदी में लिख देंगे बस, ठीक है। सामाजिक समझौते की, समाज से जो है वो समझौते की अवस्था होती है ये, और विवेक की अवस्था होती है। समाज से समझौते की अवस्था क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति अब यह समझने लगता है, सोचने लगता है कि चोरी आदि नैतिक कार्य होते हैं, अनैतिक कार्य होते हैं। ऐसा करने से समाज और व्यक्ति के बीच जो समझौता है वो टूट जाता है। इसलिए अपने नियमों, प्रथाओं और कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, मतलब वो समझ जाता है कि जो समाज में कार्य कौन से बुरे हैं, कौन से अच्छे हैं, ठीक है। सामाजिक समझौते की अवस्था, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, विवेक की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ कंसाइंस। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिक के बारे में आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण भी रखता है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण कब रखता है वो? आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण कब रखता है? कब रखता है? विवेक की अवस्था में। या तो आपको दे देगा स्टेजेस के बारे में, स्टेजेस कौन कौन सी अवस्था में? पोस्ट कन्वेंशनल स्तर पर, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण रखता है, ठीक है। तो ये आप जान गए होंगे, इसकी स्टेजेस 6 अवस्थाएं हैं। प्री कन्वेंशनल, जिसमें आज्ञा और दंड के कारण वो काम करता है। फिर दूसरा है कौन सा? अहंकार की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ ईगो होता है। फिर कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है? प्रशंसा की अवस्था, मतलब प्रशंसा बटोरने के लिए वो कार्य करता है। सामाजिक व्यवस्था की प्रति सम्मान की जो अवस्था है वो आ जाती है कि हमें, हमारा कर्तव्य है कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, अच्छे जो रीति रिवाज है उनको मानने लगता है। और पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है? सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था क्या होती है? जिसमें वो अनैतिक कार्य और नैतिक कार्यों में फर्क समझने लगता है। उसको पता चल जाता है कि कौन सा कार्य जो चोरी चकारी है उससे क्या होते हैं, समाज से जो है वो नाता टूट जाता है, तो वो अनैतिक कार्य होते हैं। और नियमों, प्रथाओं, कानून के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे नियमों का उल्लंघन करना अनैतिक माना जाता है,
ठीक है। और फिर आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण कब होता है? विवेक की अवस्था में। विवेक की अवस्था कब होती है? पोस्ट कन्वेंशनल स्तर पर। ठीक है। इसमें क्या होता है? बच्चा जो है नैतिक के बारे में आत्मनिष्ठ विकसित करने में सफल हो जाता है, दृष्टिकोण विकसित करने में सफल हो जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अब अपने विवेक के सहारे ही जीवित रहने में का आदी हो जाता है। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होंगे जो उसके अपने स्वयं के विवेक में समर्थन पर आ जाते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा कॉलबर्ग का नैतिक विकास। फिर आता है नैतिक मनोसामाजिक विकास। ये किसने दिया है? मनोसामाजिक। अब ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? पियाजे ने, कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, या किसने? तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? मनोसामाजिक विकास किसने दिया है? एरिक्सन ने। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कहूँगी कि इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार रीड लगा लें, नहीं लगाया अभी तक तो प्लीज़ लगा लीजिए। मनोसिद्धांत मनोसामाजिक अवस्थाओं की विशेषता। इसमें क्या होता है? जो विश्वास बनाम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो जाता है। ठीक है। इसकी अवस्थाएं कितनी हैं? ये पूछ लेगा आपसे कि इसकी अवस्थाएं कितनी हैं। इसमें ज़्यादा इसने कुछ डिफाइन नहीं किया है, आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई चलेगा। लेकिन 8 अवस्थाएं जो हैं, इन्होंने 8 अवस्था नहीं बताई हैं, अवस्थाओं में नहीं इन्होंने करा है, बट इन्होंने डिवाइड किया है जो आयु के आधार पे भी नहीं किया है इन्होंने, कि भाई उसमें चेंजेस क्या होते हैं, अवस्था क्या क्या आती हैं, उनके ब्याफ पर इन्होंने किया है। ठीक है। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास दिया है। ठीक है। और इसमें क्या कहा है? विश्वास व बनाम अविश्वास। इसको पढ़ेंगे एक बार। विश्वास व अविश्वास। ठीक है। इस अवस्था में जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु होती है। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु होती है। यह फ्राइड द्वारा बताई गई मेनोलैंगिक विकास यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की मुख्य अवस्था ओरियल स्टेज से मिलती है। आप लिख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ओरियल स्टेज से जो मिलती जुलती अवस्था है वो कौन सी है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इस अवस्था में भिन्न गुणों का विकास होता है। अब देखेंगे कौन कौन से गुणों का विकास होता है। दूसरों तथा अपने में विश्वास और ट्रस्ट की भावना का विकास। अपने पर विश्वास आ जाता है, दूसरों पर विश्वास आ जाता है। ठीक है। इस भावना का विकास बच्चों में माता पिता द्वारा उत्तम देखरेख में परिणाम स्वरूप आते हैं। ठीक है। बहुत पेरेंटिंग पर जो परवरिश शैली है बहुत इम्पोर्टेंस रखती है 1 वर्ष तक। ठीक है। फिर दूसरों के प्रति आस्था के साथ साथ बच्चे में यह विश्वास पैदा होने लग जाता है कि उनके शरीर के अंग जैविक आवश्यकताओं यानी बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने में सक्षम है या नहीं है? सक्षम है। ठीक है। बच्चों में स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण की नींव पड़ती है। कई बार कई कारणों से माताएं उत्तम देखरेख नहीं कर पाती, जिससे बच्चे में अविश्वास पैदा हो जाता है। अविश्वास पैदा होने के कारण बच्चा दूसरों से डर, संदेह और आशंकाएं आदि विकसित कर लेता है, जिसे अस्वस्थ व्यक्तित्व का जन्म होता है।
एरिक्सन के मतानुसार शिशुओं के व्यक्तित्व के विकास में विश्वास और अविश्वास के अनुकूल अनुपात, मतलब उसमें वो किसी पर विश्वास करने लग जाता है और नहीं विश्वास। अब देखा होगा कि कई लोग जो है गोदी में बुलाते हैं बच्चे को, लेकिन वो नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? वो इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है ना। और वो ट्रस्ट किस पे करता है? अपने जो आसपास के देखे हुए चेहरे हैं, है ना, वो किसी और पे नहीं जाता है, या फिर उसको जो अच्छा लगता है उसके पास जाता है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। फिर स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता और संदेह, वो लज्जा करता है किसी के सामने, शेम की अवस्था, कहते हैं ना शेम शेम, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक की आयु होती है ये। इसको ऑटोनॉमी भी बोलते हैं, मतलब स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी बनाम लज्जाशीलता की यह अवस्था 2 वर्ष से 3 वर्ष तक की होती है। स्वतंत्रता के अभिप्राय सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस मतलब अपने ऊपर आत्मनिष्ठ, ठीक है, रियलाइजेशन हो जाता है। इसमें विचारों, स्वयं क्रियाओं करने आदि की स्वतंत्रता शामिल है। लज्जाशीलता और संदेह से अभिप्राय है वे क्या कहते हैं, स्व अभिव्यक्ति की में रुकावट, यानी इनहिबिशन इन सेल्फ एक्सप्रेशन, तथा स्वयं के विकास, विचार विकसित करना इत्यादि। इसमें जो है वो स्वयं के विकास जो हैं वो विकसित करने लगते हैं, तो सेकंड हो जाता है सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, उनमें शील गुण आ जाता है, ट्रेट्स इस दूसरी अवस्था में पैदा हो जाते हैं। ठीक है, ये भी अवस्थाएं ही बताई हैं, फिर तो 8 अवस्थाएं ही हो गई, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आप इनको पढ़ ले कि वो पूछ लेगा कि कौन सी अवस्था है, किसने कही थी। पहला पहल शक्ति बनाम दोषिता, वैसे ही चौथी है परिश्रम बनाम हीनता, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, घनिष्ठ बनाम विलग्न। एक बार रीड आउट कर ले, नहीं तो सुबह सुबह रीड आउट कर लेना। अहम संपूर्ण बनाम निराशा, जनान जननात्मक बनाम स्थिरता। ठीक है, रीड आउट कर लेंगे तो आपको ऑप्शंस देखकर लगेगा हाँ हमने देखा था ये। ठीक है, तो ये, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।